तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के डिस्कशन में क्या क्या हो चुका है? कौन कौन सी रिएक्शन डिस्कस हो चुकी है अब तक? पूरा स्टार्टिंग से बताओ। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, गेटरमैन कॉच फॉर्मुलेशन, गेटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस, क्लोरोमिथाइलेशन, ये डिस्कस हो चुका है। नेक्स्ट रिएक्शन नोट करो। कोल्ब सिंथेसिस। कोल्ब सिंथेसिस एक कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड भी डिस्कस होता है, वो हाइड्रोकार्बन्स के प्रिपरेशन के लिए कंसिडर करते हैं। ठीक है, कोल्ब सिंथेसिस लिखिए इसका डिटेल। when phenol is treated with carbon dioxide, phenol is treated with carbon dioxide in presence of alkali, like NaOH or KOH, NaOH or KOH, followed by their acidification, salicylic acid is obtained. Salicylic acid is obtained. लिखिए during the reaction, if sodium hydroxide is used, then ortho product is major product. However, if potassium hydroxide is used, then para product is major product. अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड को यूज करते हैं तो ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड मेजर प्रोडक्ट के फॉर्म में मिलता है। अगर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को यूज करते हैं तो पैरा प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट के फॉर्म में मिलता है।
तो ये है ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड, और इसको पैरा सैलिसिलिक एसिड बोलेंगे। वो एल्कैली के नेचर पे डिपेंड करेगा। देखो मैकेनिज्म क्या है रिएक्शन की, फिनॉल को हम यहां पे यूज कर रहे हैं, साथ में एक एल्कैली हमने कंसिडर किया है। फिनोलिक हाइड्रोजन सफिशिएंटली एसिडिक होता है, तो ये हाइड्रोक्सिल आयन इस हाइड्रोजन को रिमूव करेगा। फिनॉक्साइड आयन प्रोड्यूस होता है। तो O नेगेटिव को अगर आप देखो तो ये स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप है। ये लोन पेयर रिंग में अगर ट्रांसफर होगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस ऑर्थो पोजीशन पे इंक्रीज करेगी और इस पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगी। ठीक है, अगर मान लो ऑर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करती है ये इंटरमीडिएट बन गया। कार्बन डाइऑक्साइड को अगर कंसीडर करें तो यहां पे दो ऐसे एटम के बीच में मल्टीपल कोवेलेंट बॉन्ड है जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है। इसका मतलब CO2 इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। यहां पे नेगेटिव चार्ज है तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। अगर आप इस इंटरमीडिएट को देखो तो यहां पे ये कीटो फॉर्म बोला जाएगा। कीटो फॉर्म के रिलेटिव अल्फा कार्बन सैचुरेटेड है और इस अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन प्रेजेंट है। इसका मतलब ये टॉटमराइज हो जाएगा। तो इस एनायन को बोलेंगे सैलिसिलेट आयन। क्या बोलेंगे इसको? सैलिसिलेट आयन। सैलिसिलेट आयन का एसिडिफिकेशन कराया
ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड प्रोड्यूस होगा। इसी तरीके से अगर आप पैरा सैलिसिलिक एसिड को फॉर्म करना चाहते हो तो आपको यहां से प्रोसीड करना पड़ेगा। पहले ये लोन पेयर यहां पे पाई इलेक्ट्रॉन पेयर के फॉर्म में ट्रांसफर हुआ, तो फिर ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन पेयर यहां ट्रांसफर हो जाएगा और फिर ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन पेयर इस पोजीशन पे ट्रांसफर होगा, तो पैरा पोजीशन एक्टिवेट हो जाएगी। अब आप देखो यहां पे 1n टॉटोमेरिज्म की कंडीशन फुलफिल होती है। 1n टॉटोमेरिज्म की कंडीशन यहां पे फुलफिल हो रही है, तो ये 1n टॉटोमेरिज्म में पार्टिसिपेट करेगा। ये वाला हाइड्रोजन यहां से माइग्रेट करके इस ऑक्सीजन से अटैच होगा, तो बन जाएगा पैरा सैलिसिलेट आयन। ठीक है, पैरा सैलिसिलेट आयन बन जाएगा और फिर उसका एसिडिफिकेशन कराओगे तो पैरा सैलिसिलिक एसिड बनेगा। तो एक बात आप मैकेनिज्म के बेसिस पे देख सकते हो कि यहां पे जो फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है उसमें इस पोजीशन पे यानी कि ऑक्सीजन से जो हाइड्रोजन अटैच हो रहा है वो हाइड्रोजन कहां से आ रहा है, वो टॉटोमराइजेशन के थ्रू आ रहा है। ठीक है, तो अगर जैसे आप फिनॉल को कंसीडर करते हो, अगर मान लो यहां पे हाइड्रोजन की जगह पे ड्यूटेरियम हो तो ये ड्यूटेरियम टॉटोमराइज होकर के ऑक्सीजन से अटैच होगा। अगर मान लो एक साइड में ड्यूटेरियम अटैच है और एक साइड में प्रोट्रियम अटैच है, क्योंकि ड्यूटेरियम बॉन्ड स्ट्रांग होता है इसलिए टॉटोमेरिज्म में कौन पार्टिसिपेट करेगा, प्रोट्रियम पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, अगर वहां ड्यूटेरियम है तो ओडी आ जाएगा। वो बेसिकली जो कार्बोक्सिलेट आयन यहां पे प्रोड्यूस होता है वो कार्बोक्सिलेट आयन में जो कार्बोक्सिलेट आयन को अगर आप कंसिडर करो उसके साथ सोडियम आयन या पोटेशियम आयन अटैच होगा। पोटेशियम कार्बोक्सिलेट प्रोड्यूस होगा या सोडियम कार्बोक्सिलेट प्रोड्यूस होगा। तो ये जो सोडियम आयन को अगर आप देखो, सोडियम आयन का साइज बहुत छोटा होता है पोटेशियम आयन के कंपेयर में, तो सोडियम आयन दोनों के बीच में जो OH ग्रुप है, ठीक है, और इधर जो कार्बोक्सिलेट आयन हम कंसिडर कर रहे हैं, दोनों के बीच में वो इंटरैक्ट करता है। ठीक है, तो और क्योंकि सोडियम आयन के साथ जो आयन डायपोल इंटरैक्शन होगा वो बहुत स्ट्रांग होगा, इस वजह से ऑर्थो प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट बनता है। बट जब पोटेशियम आयन वहां पे प्रेजेंट होता है तो पोटेशियम आयन के साथ वीक इंटरैक्शन ऑब्जर्व होता है, तो ऑर्थो प्रोडक्ट स्टेबल नहीं होगा, उल्टा वहां पे हिंड्रेंस होगा, इसलिए वहां पे पैरा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन ज्यादा अमाउंट में होता है। सोडियम आयन की प्रेजेंस में आयन डायपोल इंटरैक्शन सिग्निफिकेंट होगा, वो हिंड्रेंस को डोमिनेट करके ऑर्थो प्रोडक्ट का अमाउंट को बढ़ाता है।
प्रोडक्ट बताओ क्या बनेगा? H की जगह पे क्या आ जाएगा? COOD आ जाएगा, बाकी OH ग्रुप प्रेजेंट रहेगा। OH ग्रुप होगा या OD होगा? OH होगा। यहाँ पे आप NaOH को यूज कर रहे हो, ऑर्थो प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होना चाहिए, मींस ये माइग्रेट करेगा, ठीक है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, दूसरी ऑर्थो पोजीशन। COOD तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को यूज कर रहे हैं, पैरा पोजीशन पे अटैक होना चाहिए, तो पैरा पोजीशन पे ड्यूटेरियम प्रेजेंट है, ड्यूटेरियम माइग्रेट करेगा और वो ऑक्सीजन से अटैच होगा। नेक्स्ट रिएक्शन लिखिए। डायजो कपलिंग, डायजो कपलिंग लिखिए। when benzene containing strongly activating group
strongly activating group is treated with benzene diazonium chloride formation of a colored compound azodie occurs. एक कलर्ड कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, कलर्ड डाई का फॉर्मेशन होता है. अब उसमें जो ग्रुप प्रेजेंट है, ग्रुप के अकॉर्डिंग हम उसको अलग अलग नेम के करस्पॉन्डिंग हम उसको जानते हैं. ठीक है, तो हमने यहां पे कंसिडर किया बेंजीन रिंग को, और इस रिंग से अटैच है एक स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप. ठीक है, एक स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप यहां पे रिंग के ऊपर प्रेजेंट है. इसको रिएक्ट करा रहे विथ बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट. ये रिएक्शन पीएच सेंसिटिव होती है. तो इसके थ्रू प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस होता है, प्रोडक्ट ऐसा होगा. क्वेश्चन ये उठता है कि यहां पे स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप की प्रेजेंस क्यों रिक्वायर्ड है. आप नोट करो. सिंस बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट, सिंस बेंजीन डायजोनियम आयन इज अ वीक इलेक्ट्रोफाइल, since benzene diazonium ion is a weak electrophile, therefore it can attack on substrate molecule. It can attack on substrate molecule only when if ring is strongly activated. Only when if ring is strongly activated. अगर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को जो हम कंसिडर करें वहां पे कोई डीएक्टिवेटिंग ग्रुप या वीकली एक्टिवेटिंग ग्रुप या इवन मॉडरेटली एक्टिवेटिंग ग्रुप प्रेजेंट है तो अटैक नहीं हो सकता. अटैक तभी पॉसिबल होगा जब रिंग स्ट्रांगली एक्टिवेटेड होगी. ठीक है, तो इसका मतलब कि अगर आप जेड को कंसिडर करते हो NH2 और OH, इफ जेड इज NH2 और OH, तभी इफेक्टिवली अटैक हो सकता है, तभी रिएक्शन इफेक्टिवली प्रोसीड कर सकती है. एक फैक्ट रिएक्शन के रिगार्डिंग और यहां पे हम कंसिडर करते हैं, रिएक्शन स्टेरिक हिंड्रेंस के थ्रू गवर्न होती है. इस वजह से क्योंकि यहां पे बल्कि इलेक्ट्रोफाइल को हम कंसिडर कर रहे हैं. डायजोनियम आयन क्या है, एक बल्कि इलेक्ट्रोफाइल है, इसका साइज बड़ा है. इस वजह से ये इफेक्टिवली ऑर्थो पोजीशन पे अटैक नहीं कर पाता.
अगर पैरा पोजीशन ओपन है, यानी कि पैरा पोजीशन पे कोई ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, तो ये हमेशा पैरा पोजीशन पे ही अटैक करेगा। ऑर्थो पोजीशन पे अटैक तभी पॉसिबल होगा जब पैरा पोजीशन ब्लॉक्ड होगी। मींस पैरा पोजीशन पे अगर पहले से कोई सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है तभी ये ऑर्थो पोजीशन पे अटैक करेगा, अदरवाइज मैक्सिमम चांस अटैक का कहां होगा? एट पैरा पोजीशन। आप नोट कर लो। Since diazonium ion is a bulky electrophile, since diazonium ion is a bulky electrophile, therefore it cannot effectively attack, therefore it cannot effectively attack at ortho position. देखो, अटैक एट ऑर्थो पोजीशन इज पॉसिबल ओनली व्हेन, अटैक एट ऑर्थो पोजीशन इज पॉसिबल ओनली व्हेन इफ पैरा पोजीशन इज ब्लॉक्ड, इफ पैरा पोजीशन इज ब्लॉक्ड। ठीक है, जैसे अगर हम इस कंपाउंड को कंसीडर करते हैं, एक बात और यहां पे समझ लेना, ये अनस्टेबल कंपाउंड है एट हाई टेम्परेचर। डायजोनियम सॉल्ट अनस्टेबल है एट हाई टेम्परेचर। ये स्टेबल फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा जब टेम्परेचर लो होगा, स्पेशली अगर टेम्परेचर हम 10 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे बिलो रखते हैं तभी ये स्टेबल फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। रूम टेम्परेचर पे ये डिसोसिएट हो जाता है क्योंकि यहां पे नाइट्रोजन प्रेजेंट है एज अ लिविंग ग्रुप, तो नाइट्रोजन का रिमूवल हो जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक होकर के नाइट्रोजन गैस इवॉल्व हो जाती है। तो इसका एग्जिस्टेंस लो टेम्परेचर पे ही पॉसिबल है, और जब ये एग्जिस्ट करेगा तभी ये एज ए इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर पाएगा। तो रिएक्शन लो टेम्परेचर पे होनी चाहिए। रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी भी रिक्वायर्ड है, इसलिए रिएक्शन को बहुत लो टेम्परेचर पे आप परफॉर्म नहीं कर सकते। ठीक है, तो 0 to 10 डिग्री सेंटीग्रेड इस टेम्परेचर रेंज को हम प्रेफर करते हैं। तो क्योंकि यहां पे पैरा पोजीशन पे पहले से मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, इसलिए इसका अटैक कहां होगा? ऑर्थो पोजीशन पे होना चाहिए। हाँ, एज उड़ाई जनरल कैटेगरी है।
प्रोडक्ट बताओ क्या बनेगा? क्या प्रोडक्ट बनना चाहिए? पैरा पोजीशन पे अटैक होना चाहिए। आप देख रहे हो कि बहुत ज्यादा क्राउडिंग है इन ग्रुप्स के बीच में। इस वजह से क्या होगा, यहां पे हिंड्रेंस को मिनिमाइज करने के लिए ये अपना प्लेन को चेंज कर लेता है, और अगर ये प्लेन को चेंज करता है तो अब ये रिंग के साथ रेजोनेंस फिनोमेना में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, यानी कि जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो रिंग में ट्रांसफर नहीं हो पाएगा, तो पैरा पोजीशन एक्टिवेटेड नहीं होगा, और अगर पैरा पोजीशन एक्टिवेटेड नहीं है तो ये वीक इलेक्ट्रोफाइल अटैक नहीं कर पाएगा, कोई रिएक्शन नहीं होगा। पैरा पोजीशन पे क्या होता है? तब कहां एंट्रेंस होगा भाई? नहीं, वो तो अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल है ना, तो अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल है तो वो उतना इफेक्टिवली अटैक नहीं करेगा, बट पैरा की तो पॉसिबिलिटी एकदम नहीं होगी, तो अटैक अगर हो सकता है तो वो ऑर्थो पोजीशन पे ही अटैक होगा। यहां पे क्या होगा? पैरा पोजीशन पे अटैक होगा। यहां पे ये इलेक्ट्रॉन रिंग में डीलोकलाइज हो सकता है, और अगर इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होगा तो ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। यहां पे हिंड्रेंस कम है, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल इफेक्टिवली पैरा पोजीशन पे अटैक करेगा। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि एन डाइमिथाइल एनिलीन कैन इफेक्टिवली पार्टिसिपेट इन डायजो कपलिंग, वेयर एज 2,6 डाइमिथाइल एन डाइमिथाइल एनिलीन डू नॉट। वाई? तो आप बोलोगे 2,6 डाइमिथाइल एन डाइमिथाइल एनिलीन में क्या होगा? इंटेंस स्टेरिक बल्क प्रेजेंट है, इस वजह से हिंड्रेंस बहुत ज्यादा होगा। हिंड्रेंस ज्यादा होने की वजह से जो एन डाइमिथाइल एनिलीन है या एन डाइमिथाइल अमाइन ग्रुप है वो रिंग को एक्टिवेट नहीं कर पाता, और अगर वो रिंग को एक्टिवेट नहीं करेगा तो पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतनी ज्यादा नहीं होगी जिसके थ्रू इलेक्ट्रोफाइल इफेक्टिवली वीक इलेक्ट्रोफाइल इफेक्टिवली अटैक कर सकते हैं। जब तक रिंग सफिशिएंटली एक्टिवेटेड नहीं होगी, डायजोनियम आयन एज ए इलेक्ट्रोफाइल अटैक नहीं कर सकता, रिएक्शन नहीं है। तो फर्स्ट केस में हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है, इस वजह से ये रिंग को एक्टिवेट नहीं कर पाता,
और इस वजह से इसका अटैक नहीं हो पाता। सेकंड केस में रिंग एक्टिवेटेड है, पैरा पोजीशन पे हिंड्रेंस कम है, इसलिए ये पैरा पोजीशन पे इफेक्टिवली अटैक करेगा। अब यहां पे क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछे जा सकते हैं कि अगर हम सेम इलेक्ट्रोफाइल को कंसीडर करें, यानी कि सेम डायजोनियम सॉल्ट को कंसीडर कर रहे हैं और डिफरेंट सबस्ट्रेट को कंसीडर कर रहे हैं, तो आपसे ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी कंपेयर करने के लिए बोल सकते हैं, या सबस्ट्रेट को फिक्स कर दिया और इलेक्ट्रोफाइल को चेंज करके फिर आपसे बोलेंगे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी बताओ। इलेक्ट्रोफाइल कैसे चेंज हो सकता है? आप जो डायजोनियम सॉल्ट कंसीडर कर रहे हो इसके साथ यहां पे एक्टिवेटिंग या डीएक्टिवेटिंग ग्रुप प्रेजेंट हो सकता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट हो सकता है। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट है तो वो यहां पे पॉजिटिव चार्ज इंटेंसिटी कम करेगा, यानी कि वो इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी को कम करेगा। बट अगर इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप प्रेजेंट है तो वो पॉजिटिव चार्ज इंटेंसिटी बढ़ाएगा, और पॉजिटिव चार्ज इंटेंसिटी अगर इंक्रीज करती है तो फिर क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रोफिलिसिटी भी बढ़नी चाहिए। नोट कर लो, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, presence of electron donating group on substrate molecule as well as presence of electron withdrawing group, presence of electron withdrawing group on diazonium salt increases their reactivity towards diazo coupling, increases their reactivity towards diazo coupling। ठीक है, बट एक बात इंपॉर्टेंट है कि जो डायजोनियम सॉल्ट आप कंसीडर कर रहे हो, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप उसके रिलेटिव ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे प्रेजेंट होना चाहिए। आप नोट कर लो, हाउएवर इन डायजोनियम सॉल्ट इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप must be present at ortho or para position with respect to diazonium ion। क्योंकि वहीं पे वो अगर प्रेजेंट होगा तभी वो रिंग को डीएक्टिवेट कर पाए।
किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी? फर्स्ट की और सेकंड की। सेकंड की रिएक्टिविटी ज्यादा होनी चाहिए, बिकॉज इसका एक्टिवेटिंग नेचर ज्यादा है इसके कंपेयर में। बट इसमें पीएच का भी इंपॉर्टेंट रोल होगा। ठीक है, अगर आप स्लाइटली बेसिक मीडियम में रिएक्शन को परफॉर्म करते हो, दोनों को स्लाइटली बेसिक मीडियम में परफॉर्म करते हो, तो उस सिचुएशन में ये ज्यादा रिएक्टिव होगा इसके कंपेयर में। क्योंकि बेसिक मीडियम में, क्योंकि इसका हाइड्रोजन एसिडिक है, तो ये हाइड्रोजन रिमूव होकर के यहां पे O नेगेटिव बन जाएगा। O नेगेटिव का एक्टिवेटिंग नेचर NH2 से ज्यादा होता है। ठीक है, तो इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी इसके कंपेयर में। हाँ, वही बता रहा हूं। जैसे आप बेसिक मीडियम को कंसीडर करते हो, तो OH ग्रुप का डी प्रोटोनेशन हो जाएगा। डी प्रोटोनेशन होकर के वहां पे O नेगेटिव आ जाएगा। O नेगेटिव का एक्टिवेटिंग नेचर NH2 से ज्यादा है, तो फर्स्ट रिएक्शन सिस्टम ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा। बट अगर आप एसिडिक मीडियम को कंसीडर करते हो, एसिडिक मीडियम में भी यही होगा। एसिडिक मीडियम का पता, अगर स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम को आप कंसीडर करते हो, तो स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम में NH2 का प्रोटोनेशन हो जाएगा, क्योंकि एनालीन बेस की तरह बिहेव करेगा। तो NH2 का प्रोटोनेशन होगा। प्रोटोनेशन के बाद वो NH3 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, रिएक्शन नहीं होगी, सेकेंड रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, और अगर आप कंसीडर करते हो स्लाइटली एसिडिक मीडियम, स्लाइटली एसिडिक मीडियम में NH2 बना रहेगा और OH बना रहेगा, तब किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी? एनालीन की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। ठीक है, इन बेसिक मीडियम आप लिख लो, इन बेसिक मीडियम फर्स्ट रिएक्शन सिस्टम इज मोर रिएक्टिव। फर्स्ट रिएक्शन सिस्टम इज मोर रिएक्टिव। In sufficiently acidic medium, या in acidic medium आप लिख लो, in acidic medium second reaction system is more reactive. नहीं, एक मिनट। In slightly acidic medium second reaction system is more reactive. In slightly acidic medium, second reaction system is more reactive. In strongly acidic medium, first reaction system is more reactive. ठीक है, स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम में NH2 NH3 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि मोस्ट डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो रिएक्शन नहीं होगा। आप ये भी बोल सकते हो कि इन स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम सेकेंड रिएक्शन सिस्टम इज इनर्ट। लास्ट रिएक्शन लिखिए, मर्क्यूरेशन ऑफ बेंजीन। लिखिए, when benzene
when benzene is treated with aqueous acidic mercuric salt, mercuric benzene is obtained. लिखे important characteristic of this reaction is that during the reaction step in which removal of nucleofuses occurs, reaction step during which removal of nucleofuses occurs is the slowest step. Removal of nucleofuses occurs is the slowest step and therefore is rate determining step. तो अगर बेंजीन को कंसिडर कर रहे हैं और इसको रिएक्ट कराते हैं विथ HgOCOCH3 twice along with acid catalyst, आप H2SO4 को यूज कर सकते हो. अब इसको बोलोगे फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट. इस कंपाउंड को क्या बोलोगे? फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट. रिएक्शन यहां पे कुछ इस तरीके से प्रोसीड करेगी. HgOCOCH3 OCOCH3 को कंसिडर कर रहे हैं. H पॉजिटिव हमने यूज किया. इसका प्रोटोनेशन होगा और फिर ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा. HgOCOCH3 पॉजिटिव बन गया प्लस एसिटिक एसिड.
ठीक है। अब ये बेंजीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल की तरह अटैक करेगा। अब इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, HgOAC पॉजिटिव। CH3CO को एसिटाइल ग्रुप बोलते हैं, उसके लिए ये एब्रिविएशन यूज होता है। तो इस इलेक्ट्रोफाइल की प्रेजेंस में यहां पे इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट ऑब्जर्व होगा, और क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन पेयर इस कार्बन को ट्रांसफर हुआ, तो ये एज ए न्यूक्लियोफाइल इससे अटैच हो जाओ। ये फास्ट स्टेप है। स्लो स्टेप में क्या होगा, हमने एक्वस एसिडिक मर्क्यूरिक सॉल्ट को यूज किया है। वैसे इस मैकेनिज्म को हमें कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहिए था कि कैटलिस्ट के डिसोसिएशन से प्रोड्यूस हुआ H पॉजिटिव, वो H पॉजिटिव वाटर से कंबाइन करके हाइड्रोनियम आयन बनाएगा, वो हाइड्रोनियम आयन इसको कैटेलाइज करेगा। ठीक है, तो H पॉजिटिव यहां पे इस ऑक्सीजन से अटैच होगा, फिर उसके बाद ये बॉन्ड ब्रेक होगा, तो ये इलेक्ट्रोफाइल बनेगा। अब इसके बाद वाटर, ये हाइड्रोनियम आयन का रीजनरेशन होना चाहिए। तो सॉल्वेंट को हम कंसिडर करें, सॉल्वेंट एज ए बेस पार्टिसिपेट करेगा। यहां पे सॉल्वेंट इस हाइड्रोजन को रिमूव करेगा, ये वाला बॉन्ड पेयर यहां ट्रांसफर होगा। ये स्लो स्टेप है।